हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल बायो विद अंकिता। मेरा नाम है अंकिता सेलाकोटी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। बेटा, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की और स्पेसिफिकली हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी तक हमने फोटोसिंथेटिक यानी कि आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया सारा डिटेल में। अब हम देख रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली ह्यूमन न्यूट्रिशन जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारा एक एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम भी है, उसको पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर लिया था। तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ये हमें पता है। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। और ट्रॉफिक का मतलब होता है मोड ऑफ नरिशमेंट, या नरिशमेंट किस तरीके से ले रहा है, मतलब वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम हेट्रोट्रॉफिक बोल रहे थे। अब अगर हम बात करें अमीबा की, तो हमें पता है, हमने ऑलरेडी भी ये बात करी है कि अमीबा यूनिसेलुलर है। कैसा है? यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड का बना हुआ है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जिसके वजह से इसमें न्यूट्रिशन के लिए कोई डाइजेस्टिव सिस्टम या इस तरीके का कोई बड़ा सिस्टम नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली एक छोटे से सेल का बना है, एक सिंगल सेल का बना है। तो यहाँ पे जो भी फूड आइटम आएगा, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया है, फूड पार्टिकल्स के जब कांटेक्ट में आता है तो एक यू शेप्ड का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। एक फॉल्स फीट स्ट्रक्चर बनाएगा और उसके चारों तरफ से उसको घेर लेगा और उसको अंदर इनगल्फ कर लेगा। तो यानी कि ये जस्ट उसके कांटेक्ट में आया। तो अगर हमें पूछेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो अमीबा है उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो सिंपल, वो फूड के कांटेक्ट में आएगा। डिफ्यूजन कैसे होता है गैसेस के, तो वो ऑटोमेटिकली इसकी बॉडी सरफेस से हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैरामीशियम की। ये है हमारा पैरामीशियम। इसमें क्या रहता है, इसकी पूरी बॉडी में सीलिया होते हैं, यानी कि ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, पूरी बॉडी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे। और इसका एक डेफिनेट शेप होता है। डेफिनेट मतलब एक रिजिड शेप है, ये शेप नहीं बदलता। जैसे अमीबा का क्या है, वो शेप बदलता है, बट पैरामीशियम का एक रिजिड शेप है। और यहाँ पे एक स्पॉट है, वहीं से एंट्री या एग्जिट होगी। ठीक है, एक स्पॉट है, ये क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए खाना इधर पे प्रेजेंट है, तो ये सीलियस को धक्का मार मार के यहां से भेजेंगे, इस स्पॉट से एंट्री दिलाएंगे, तो यहां से ले लेगा एंट्री। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इसमें क्या होता है, एक ही स्पॉट से टेक इन होता है और टेक आउट होता है। ठीक है, और ये कैसे होगा, इसकी पूरी बॉडी में एक रिजिड शेप के चारों तरफ पे क्या होंगे, सीलिया होंगे, मल्टीपल सीलिया होंगे पूरी बॉडी सरफेस पे, जो उसको मूव कराएंगे या धकेलेंगे किसकी तरफ को, उस पर्टिकुलर स्पॉट की तरफ को। तो ये हमने पढ़ा न्यूट्रिशन अमीबा और पैरामीशियम में। एक एग्जाम्पल दिया था इसलिए हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। अगर हमें कोई एलिमेंट्री कैनाल बोले, मतलब वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमन ट्रैक्ट के जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि इसको हम बोल रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि रास्ता। ठीक, अगर हमें अब सबसे पहले जो जानने की ये जरूरत है कि ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन हो कैसे रहा था। हमने बोला हेट्रोट्रॉफिक है, क्योंकि किसी और पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स में या अदर एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। हम अपने क्या किस चीज के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। और कैसा है, एक और चीज हमने बोली थी, हमने बोला था कि ये होलोजोइक है, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो होल कंप्लीट फूड को इनटेक कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, होल मतलब कंप्लीट फूड का इंजेक्शन करेंगे और बॉडी में ही इसका डाइजेशन, फिर बॉडी में ही इसका एब्जॉर्प्शन होगा। इतनी बात हम कर चुके थे। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल इसमें होती, यानी कि ह्यूमंस के अंदर प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक पूरा डाइजेशन का रास्ता है, ट्रैक्ट है, जो कि माउथ से शुरू होता है और एनस पे खत्म होता है। ठीक है, तो अगर हमें बोले ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो हम बोलेंगे एक लॉन्गेस्ट पाथ या ट्रैक जो कि माउथ से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से स्टार्ट हो रहा है,
कहाँ पे एंड हो रहा है, एनस में। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे हमारा माउथ एंड माउथ कैविटी लिखा है और दिस इज द लास्ट पार्ट जो एनस है। तो ये पूरा ट्रैक जो रास्ता है जहां से जो है फूड गुजरेगा, है ना, ऑब्वियसली वहां पे डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, इस तरीके की चीजें होंगी। तो यहाँ पे फाइनल क्या होगा, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है हमारा वो बाहर निकल जाएगा, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, ये है एक ट्रैक्ट जो माउथ से शुरू होता है और एनस में खत्म होता है। तो अगर हमें बोलें कि ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है उसमें कितने स्टेप्स होते हैं, तो ह्यूमन न्यूट्रिशन में हमारे होते हैं, पहला स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब, इन मतलब इनसाइड, जो टेक इन कर रहे हैं हम फूड का, दैट इज इंजेशन। यानी कि जो फूड को अंदर ले रहे हैं हम माउथ से, उसको बोलेंगे हम इंजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, खाना एक बार अंदर आ गया, फिर क्या होगा, अब उसका होगा डाइजेशन, यानी कि अब वो डाइजेस्ट होगा। अब खाना डाइजेस्ट भी हो गया, तो अब क्या होगा, उसका होगा एब्जॉर्प्शन, यानी कि वो अब एब्जॉर्ब होगा। और एक बार जब वो एब्जॉर्ब होके सब एक सेल पे पहुंच गया जहां जहां पहुंचना था, अब वहां होगा एसिमिलेशन, मतलब जिस काम के लिए हमने पूरा ये बनाया था, वो एनर्जी ली थी, वो हमें फाइनल आउटकम दे देगा, यानी कि एसिमिलेट हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम वन बाय वन देखेंगे, पूरे एलिमेंट्री कैनाल को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे माउथ। हमें पता है हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वो कहां से शुरू हो रहा है, वो हो रहा है हमारा शुरू माउथ से, ठीक है। तो माउथ में क्या क्या है, टीथ है, ठीक है, हमारा टंग है, और तीसरा क्या है हमारा, सलाइवा है। वेरी गुड। तो तीसरा है हमारा सलाइवा। तो टीथ का काम क्या है, सबसे पहले इसी तरीके से हमें क्या है अपने एग्जाम में भी लिखना है, हमें पहले माउथ का पार्ट लिखना है। माउथ में हमारे टीथ, टंग और सलाइवा। टीथ का काम क्या होगा, च्यूइंग होगा ऑब्वियसली, है ना, या फिर हम कह सकते हैं क्रशिंग ऑफ फूड करेगा। अब ये क्यों जरूरी, क्योंकि हमने तो एक बड़ा लार्ज पार्टिकल खाया है ना, लार्ज फूड पार्टिकल खाया है, उसको छोटे छोटे उसमें च्यू करके क्रश करेगा, छोटे छोटे में तोड़ेगा, क्योंकि उसको डाइजेस्ट होना है, तो उससे पहले उसको लार्ज जो कॉम्प्लेक्स हमारा फूड है उसको सिंपल में तोड़ना है। तो फिर क्या होगा, टंग का काम क्या है, जो सलाइवा हमारा सेक्रीट हो रहा है, जो सलाइवा है उसको फूड के साथ मिक्स करेगा, है ना। तो मिक्सिंग का काम कौन करेगा, टंग करेगी, यानी कि मिक्सिंग ऑफ सलाइवा जो है विद फूड, ये कौन करेगा, टंग, ठीक है। अब सलाइवा क्या होता है, सलाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहला, सलाइवा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करेगा, दैट इज, पहले तो ये वेट करेगा फूड को, ठीक। क्यों करेगा, क्योंकि जो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना वो बहुत स्मूथ है, और स्मूथ है तो अगर वो जो आपका फूड पार्टिकल है वो थोड़ा वेट हो गया तो वो आराम से एकदम स्लाइड होके स्मूथ वे में नीचे स्टमक तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इसीलिए पहला तो उसने उसको वेट कर दिया। अब दूसरा जो सलाइवा है वो एक ग्लैंड से सेक्रीट होता है, उस ग्लैंड का नाम है क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है इससे हुआ सलाइवा सेक्रीट। अब इस सलाइवा का काम क्या है, इसने सलाइवा भी सेक्रीट कर दिया। ये इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंजाइम होता है। क्या होता है, इंजाइम। अब ये इंजाइम क्या होता है भैया, ये जैसे कोई भी चीज को तोड़ने के लिए एक हथौड़ा चाहिए होता है मान लो, तो वैसे ही ये एक बायोलॉजिकल हथौड़ा है, ठीक है, यानी कि एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। तो हम इंजाइम को बोलते हैं बायो कैटलिस्ट, ठीक है। एंजाइम को हम बायोकैटलिस्ट के नाम से भी बोलते हैं। तो ये सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो है सलाइवा, जो है सलाइवा सेक्रीट करेगा, और सलाइवा के अंदर होंगे एंजाइम। उस पर्टिकुलर एंजाइम का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, उसको बोलते हैं हम सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा भैया सलाइवरी अमाइलेज क्या है, तो हम बोलेंगे ये जो सलाइवा है जो कि सेक्रीट होता है फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड ने यानी कि सलाइवा सेक्रीट किया, उस सलाइवा में एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अब इसका अगर कोई फंक्शन पूछ दे हमसे कि इसका काम क्या होता है,
तो इसका काम होता है स्टार्च का ब्रेक डाउन, क्योंकि हम जितना भी खाना खा रहे हैं उसका ऑलमोस्ट 30% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च हम कह सकते हैं वो माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। तो एक फैक्ट है, हमें याद रखना है कि जो 30% ऑफ द स्टार्च डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द माउथ इटसेल्फ, ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका ये जो फूड है यहां से नीचे आ रहा है, अब ये आ गया इसोफेगस, यानी कि इसोफेगस का दूसरा नाम हमें क्या बोलते हैं हम, फूड पाइप। मतलब ऐसा पाइप जो कनेक्टेड है फ्रॉम द माउथ और वो कनेक्टेड है उसका दूसरा एंड स्टमक तक, यानी कि वो कहां से कहां खाना ले जाएगा, माउथ से स्टमक तक ले जाएगा। तो ये हो गया हमारा फूड पाइप। अब ये खाना दो चीजों के वजह से जाता है। पहला तो हमने बोल दिया कि जो हमारा खाना है वो वेट हो जाएगा सलाइवा से और खाना पहुंच जाएगा स्मूथली, क्योंकि अंदर की वॉल क्या स्मूथ, और वो पहुंच गई कहां पे, स्टमक में। बट इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें याद रखना है, दैट इज पेरिस्टालिसिस, ठीक है। पेरिस्टालिसिस, ये पेरिस्टालिसिस क्या होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फूड पाइप। जो हमारा एसोफेगस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, तभी खाना ऊपर से नीचे की तरफ को जा पाएगा। इस तरीके से तभी जाएगा जब उसको वो धक्का मारेगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस तरीके से। तो ये क्या है, पेरिस्टालिसिस इज दी कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन, ठीक है। इस तरीके की जब प्रोसेस होगी उसको हम पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। अब इसके बाद आएगा हमारा स्टमक, मतलब स्टमक पे खाना पहुंच गया है, बट अभी तो इतना डाइजेशन हुआ नहीं, अभी तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का जो स्टार्च का है 30% डाइजेशन हुआ है। बाकी के खाने को हमने जो है आगे धक्का मार के कहां पहुंचा दिया, स्टमक पे पहुंचा दिया। अब स्टमक जो है, पहली बात, एक लार्ज ग्लैंड है, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें याद रखना है, ये एक इलास्टिक बैग होता है। जैसे इसमें खाना आता है तो ये क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, पता है ना, खाना खाते ही पेट एकदम फूल जाता है, वही चीज है, क्योंकि इलास्टिक बैग है, ठीक। अब इसकी जो वॉल है उसमें से, जैसे हमारा सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकल रहा था, वैसे ही स्टमक को हम बोलते हैं, इसके लिए एक साइंटिफिक टर्म है गैस्ट्रिक। क्या है, गैस्ट्रिक। जैसे हम लिवर को हिपैटिक बोलते हैं, हार्ट को कार्डियक से रिलेट करते हैं, वैसे ही हम स्टमक को गैस्ट्रिक से रिलेट करते हैं। मतलब जहां भी टर्म गैस्ट्रिक आया तो समझ लो स्टमक। जैसे हम बोलते हैं ना बहुत एसिडिटी हो गई है, ठीक है, तो यानी कि स्टमक में एसिडिटी हो रही है, एसिड ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो जो एक गैस्ट्रिक है ये क्या है, यानी कि स्टमक में जो वॉल है वो गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रीट करती हैं। क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। अब इसमें एक तो पहले हमने बात कर ली कि गैस्ट्रिक जूस होंगे, दूसरा ये साथ ही साथ इसमें होता है ये HCl भी सेक्रीट करता है। क्या सेक्रीट करता है, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और तीसरा ये सेक्रीट करता है आपका म्यूकस। अब आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो HCl है वो तो बहुत हाईली एसिडिक है, तो ये अगर पेट में निकल रहा है तो ये तो डैमेज कर देगा, तो हम जिंदा कैसे हैं, क्योंकि ये एसिडिक तो है, जिसके लिए कोई फंक्शन होगा ऑब्वियसली तब निकल रहा है, लेकिन इससे प्रोटेक्शन भी तो चाहिए। तो इससे प्रोटेक्शन देता है हमें म्यूकस। यानी कि अगर हमें बोलेंगे कि बीइंग हाईली एसिडिक HCl सेक्रेट हो रहा है लेकिन हमें कोई हार्म नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है स्टमक के अंदर वॉल में, जिसको हम बोलते हैं म्यूकस, ठीक है। अब बात करते हैं HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो जो HCl है इसका काम ये है कि ये प्रोवाइड करेगा एसिडिक मीडियम, क्योंकि ऑब्वियसली एसिड है तो ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। भाई ये एसिडिक मीडियम की जरूरत क्यों है हमें, क्योंकि जो ये गैस्ट्रिक जूसेस हैं इनने जिद पकड़ी है कि अगर हमें एसिडिक मीडियम मिला तभी हम एक्टिवेट होंगे या तभी हम काम करेंगे, अदरवाइज हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए HCl रिलीज होता है ताकि ये गैस्ट्रिक जूस काम कर सके। अब इस गैस्ट्रिक जूस में मेनली हम किसकी बात करते हैं, यहां पे हम बात करते हैं पेप्सिन की, ठीक है। ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान में रखना है।
यानी कि ये पेप्सिन क्या है, एक गैस्ट्रिक जूस है, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम है। कैसा डाइजेस्टिंग, जो खाना हम खा रहे हैं उसमें जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो ये डाइजेस्ट करेगा, तो हम बोलेंगे ये है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, ये कैसा है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, अब खाना डाइजेस्ट हो गया और जो स्टमक है उसके एंड पार्ट पे एक स्पिंक्चर होता है या वॉल्व बोलते हैं हम उसको। अब वो स्पिंक्चर क्या है, हल्का हल्का खाने को जो है धक्का मारेगा इस तरीके से और थोड़ा 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 करके वो भेज देगा नेक्स्ट पार्ट में, जो कि देखो स्टमक तक पहुंच चुका है। स्टमक के बाद अब ये पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये वाला पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब जब खाना आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये ऐसा पार्ट है जहां पे मैक्सिमम आपको डाइजेशन बढ़िया से एकदम कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, मतलब ये ऐसा पार्ट है जहां लास्ट डाइजेशन हो रहा है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हमें ध्यान से देखने हैं। ठीक है, तो ये है तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसका नाम, लेकिन ये काफी लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि एकदम एक्सटेंसिवली कॉइल्ड होती है। अब इसको नाम अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये इतना बड़ा है, बट ऐसा क्यों कि इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन रख दिया है? इसका नाम डायामीटर के बेसिस पे रखा है। ठीक है, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है तो लार्ज इंटेस्टाइन उसका नाम, लेकिन वहीं अगर उसकी लेंथ देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बड़ी है, लार्ज इंटेस्टाइन की छोटी है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर लार्ज है इसीलिए हम उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा है इसीलिए हम उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, बल्कि लेंथ के वजह से नहीं कहते हैं। ये ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, वो हमें अभी एकदम क्लियर करके चलना है। जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा होता है एज कंपेयर टू आपका कार्निवोर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि हर्बीवोर्स क्या है, जो हर्ब्स खा रहे हैं, ग्रासेस खा रहे हैं, तो वो जो है इसके वजह से, क्योंकि इनको सेल्यूलोज का डाइजेशन करना होता है, तो ये याद रखना है, क्योंकि इनको सेल्यूलोज का डाइजेशन करना है इस वजह से उनको एक्स्ट्रा जो है वर्क करना है, इसीलिए इनका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्ज होता है, यानी कि लंबा होता है एज कंपेयर टू दी कार्निवोर। ठीक है, अब इसमें और चीजें हमें क्या देखनी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से एक तो हमारा क्या निकलेगा, जैसे गैस्ट्रिक जूसेस निकल रहे थे स्टमक से, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन से भी क्या निकलेगा, हमारा इंटेस्टाइनल जूस निकलेगा। क्या निकलेगा? इंटेस्टाइनल जूस। अब इसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं जो रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उसमें आते हैं, देखो अभी लिवर और पेनक्रियास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका रोल एकदम ध्यान में रखना है, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा यहां से। अब देखो लिवर और पेनक्रियास तो ऐसे ऑर्गन हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, मतलब खाना उनके थ्रू गुजर नहीं रहा है, लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, जो इनका सेक्रीशन है, ये दोनों चीजें सेक्रीट करेंगे। अभी हम इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे, पर एक बार देखते हैं, दोनों चीजें सेक्रीट करेंगे और डाल देंगे किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन करवाएंगे। तो हम देखते हैं जो हमारा लिवर है और हमारा पेनक्रियास है, इसका काम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, एकदम ध्यान से सुनना है हमें इसमें। ठीक है, जो लिवर है हमारा वो सेक्रीट करेगा यहां पे बाइल जूस। क्या सेक्रीट करेगा? बाइल जूस। अब ये बाइल जूस इतना इंपॉर्टेंट है, इसके दो रोल हैं। पहला तो ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा, अभी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरा ये करेगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अभी हमें टर्म से डरना नहीं है, अभी सब समझेंगे। और जो पेनक्रियास है वहां से रिलीज होगा पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, ये पेनक्रियाटिक जूस हो गया। अब पेनक्रियाटिक जूस में आ रहा है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम, दो इंपॉर्टेंट एंजाइम आ रहे हैं यहां पे, दैट इज ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ठीक है, ये दो एंजाइम का नाम हमें याद रखना है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये दो एंजाइम्स कहां से सेक्रीट हो रहे हैं हमें? पेनक्रियास से। ठीक, अब जो हमारा एल्कलाइन मीडियम है
पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियास से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहे हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज, इनका ये कहना है, पहले तो ट्रिप्सिन का ये कहना है कि इन्हें चाहिए एल्कलाइन मीडियम, ये एसिडिक मीडियम में काम नहीं करेंगे। अब क्यों हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक मीडियम नहीं, एल्कलाइन मीडियम नहीं है? क्योंकि जो खाना स्टमक से आ रहा है, अभी हमने देखा HCl था वहां पे, तो वो एसिडिक बन गया। अब वो जैसे जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो ऑब्वियसली एसिडिक है। अब क्योंकि इनकी डिमांड है ट्रिप्सिन और लाइपेज की कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए एसिडिक मीडियम, उन्हें चाहिए एल्कलाइन मीडियम, तो इसलिए अब बनाएंगे जो बाइल जूस लिवर सेक्रीट कर रहा है, वो बाइल जूस बोलेगा डोंट वरी, एल्कलाइन मीडियम मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तुम काम करो, ठीक है। तो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर दिया इन्होंने ताकि ये दोनों एक्ट कर सके। अब ट्रिप्सिन का काम क्या है? ट्रिप्सिन का काम है, जैसे पेप्सिन काम कर रहा था हमारा स्टमक में, वो क्या कर रहा था, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, वैसे यहां पे ये भी प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो अगर हमें पूछा जाए कि प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, तो हम बोलेंगे ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों। अगर बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, तो ट्रिप्सिन। अगर स्टमक में कौन करता है प्रोटीन का डाइजेशन, तो पेप्सिन, ठीक है। ये दो हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो हमें पता होने चाहिए, ठीक। अब हम बात करते हैं कि लाइपेज क्या काम करता है। लाइपेज करता है फैट्स का डाइजेशन। किसका? फैट्स का। फैट्स का डाइजेशन करेगा, ठीक है। बट ये भी बहुत डिमांडिंग है। लाइपेज बोलेगा मैं बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स नहीं तोड़ूंगा, मुझे दो छोटे छोटे फ्लैट के ग्लोब्यूल्स। तो ये क्या करता है, जो बाइल जूस बोलता है डोंट वरी, तुम्हारा भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। मैं क्या करता हूं, अब मैं जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता हूं। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स पोर्शन था किसका, फैट के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे वो स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज हो गए, ठीक है। यानी कि ये कैसे हो गए, अब सिंपल का सोल्यूशन इसने निकाल दिया। तो बाइल जूस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला करेगा ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, छोटे बड़े लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा। उसके बाद इन छोटे फैट ग्लोब्यूल्स को कौन तोड़ेगा, लाइपेज, जो कि एक पेनक्रियाटिक जूस है, यानी कि पेनक्रियाटिक जो वहां से एंजाइम निकल रहा है वो है, ठीक है। दूसरा बाइल जूस क्या करेगा, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा ताकि उन्हें एक एल्कलाइन मीडियम दे सके, ताकि बाकी जो एंजाइम्स है, ट्रिप्सिन है, वो एक्चुअल में वर्क कर सके। और ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन, तभी वो प्रोटीन का डाइजेशन कर पाएगा, ठीक है। अब जो है हमारा खाना पहुंच गया है, इसके बाद हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और चीज हमें देखनी है पहले, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें अब खाना हमारा पूरा डाइजेस्ट हो चुका है। हमने क्या बोला, स्मॉल इंटेस्टाइन वो लास्ट पार्ट है जहां पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद कहीं भी आगे डाइजेशन नहीं होगा। अभी हम और भी पार्ट देखेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पार्ट है वो, लेकिन वहां डाइजेशन नहीं होगा, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है विलाई। ये है क्या, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जब उसमें खाना पूरा डाइजेस्ट हो गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत क्या है आपका, वेवी है? हमने बोला एक्सटेंसिव ट्यूब्स हैं उसमें, ठीक है। तो जिसके वजह से इस तरीके का फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसमें होते हैं, इनको बोलते हैं विलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं विलाई। अब ये जो विलाई हैं दे आर सप्लाइड विथ मल्टीपल, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे क्या है इसमें, ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स का काम क्या है कि जो डाइजेस्टिव फूड यहाँ पे आया है, ये जो डाइजेस्टिव फूड है मान लो, ये कर लेगा इसको एब्जॉर्ब और पूरी बॉडी पार्ट में जहां जहां चाहिए वहां वहां इसको जो है पहुंचा देगा। यानी कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, ये विलाई इस तरीके से क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में होते हैं। अगर हमसे पूछे कि विलाई स्ट्रेट क्यों नहीं है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में क्यों है, तो हम बोलेंगे टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यहां से जितना भी खाना डाइजेस्टेड फूड से हमने एब्जॉर्प्शन कर लिया, ठीक। अब जो खाना है वो पहुंच गया किसके पास, अनडाइजेस्टेड फूड पहुंच गया लार्ज इंटेस्टाइन के पास। अब यहां कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, हमने ऑलरेडी बोल दिया कि अनडाइजेस्टेड फूड है। अनडाइजेस्टेड फूड कहां पहुंच गया आपका, अनडाइजेस्टेड फूड पहुंच गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन के पास। अब ये बोलेगा भैया अब मैं डाइजेशन तो कर नहीं सकता हूं क्योंकि अब तो सारा डाइजेस्टेड फूड बन गया है, अनडाइजेस्टेड फूड आ चुका है अब हमारे पास।
तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन कर देता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वाटर जो है बाहर जा रहा है, जो नहीं जाना चाहिए। तो ये बना देगा इसको एकदम ऐसा कि जिससे वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करके रख देगा, और उसके बाद ये अनडाइजेस्टेड फूड को भेज देगा एनएस के पास। अब एनएस से पहले बीच में एक आता है रेक्टम पार्ट। रेक्टम पार्ट में टेम्पररी स्टोरेज होगा ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। जब तक एक्सपल्शन नहीं होता है, मतलब बाहर नहीं निकलता है अनडाइजेस्टेड फूड, तब तक जो टेम्पररी स्टोरेज है वो कौन करेगा? रेक्टम करेगा। और एनएस से क्या होगा? फाइनल जो है रिमूवल हो जाएगा, किसका? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ह्यूमन डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे, फर्दर रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहां तक आपको सबको इस चीज को इतना रिवाइज करना है। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। इसको रिवाइज साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।